हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एम आई एस बाय ईशा शर्मा पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है। इसमें हम पूर्वावलोकन यानी घटना चक्कर से एमसीक्यूज की रिवीजन करते हैं। तो हमने जो टॉपिक लिया था वो था कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। और इसके हमने 30 क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 31st क्वेश्चन पे। ये 33 क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था और अब हम यहीं से आगे की शुरुआत करते हैं। भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है, तो वो है गुजरात में। फिर भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है, यानी किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है, तो वो है कपास की फसल के लिए। नेक्स्ट हमारा है चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है, तो वो है 114 मिलियन टन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही यानी कि घटता हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा यूपी, यानी सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है गेहूं का, तो यूपी में, फिर पंजाब में, हरियाणा में और फिर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न राज्यों पर विचार करें तब भारत में चावल उत्पादक राज्यों के आरोही क्रम को देखना है हमें कि सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा, लास्ट में सबसे ज्यादा का आना है। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कहाँ पर चावल उत्पादन होता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। तो देख लो पश्चिम बंगाल किसके लास्ट में है? पश्चिम बंगाल लास्ट में है, डी के ऑप्शन में। और अगर हम सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, उससे कम होता है उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, सबसे कम होता है आंध्र प्रदेश में, जो दिए हुए हैं इन राज्यों में से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है। अतिक्रांतिक अवस्था क्या है, तो वो है ताज निकलने की अवस्था। फिर भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग कितना है, तो वो है 14 करोड़ हेक्टेयर। फिर भारत की औसत फसल गहनता है। भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है, तो भारत की जो औसत फसल गहनता है वो है 135%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, किस वर्ष मतलब उत्पादन जो है वो कम हुआ है, तो वो हमारा हुआ है वर्ष 2004 से 5 में। कौन सा वर्ष? 2004 से 5 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है? ऋणात्मक। तो कौन से वर्ष में रही है, तो वो रही है 2014 से 15 में। अगर यहाँ 4-5 दिया हुआ था तो हम 4-5 करते। अब यहाँ पे अगर 4-5 नहीं है तो 2014-15 में भी यही स्थिति थी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी, यानी कि ऋणात्मक, तो वही आ जाएगा। इसमें 4-5 का ऑप्शन दिया हुआ है, 4-5 नहीं है, 2 और 3 है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से वर्ष 2002 और 3 के दौरान स्थिर कीमतों की बात हो रही है, स्थिर कीमतों पर नकारात्मक। ठीक है, तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी। वर्तमान हेतु उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 44 क्वेश्चन है 1997 से 1998 में भारतीय कृषि उत्पादन में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई गई है। कितनी ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई गई है 1997 से 1998 में? वैसे ये क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा? देखो, ये 1997 का जो डाटा था उसके आधार पर 1998 में पूछा हुआ है। तो अब अगर हमसे 2024 में अगर पूछा जाएगा, 2023 का पूछा जाएगा, 22 का पूछा जाएगा, इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम देख ले कि पूछ ही ले, सीधा ही पूछ ले कि भाई 1997 और 98 भारतीय कृषि में जो ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई गई थी, कितनी ऋणात्मक थी, तो वो हम देखेंगे तो कितनी थी, 1% थी। फिर है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है, तो वो आ जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन दिया गया है और कारण दिया गया है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई थी, क्योंकि अब भारत के थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता था। तो इसमें हमारे ए भी सही है और आर भी सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है। तो हमारा आंसर रहेगा ए।
यह निम्न कथन से आप क्या समझते हैं? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की है। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? तो इसमें अगर हम देखें, प्रत्येक परिवार को अंतस्थ स्टॉक उपलब्ध नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये रहेगा कि जो खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर लिया, मतलब भारत में जो खाद्यान्न स्टॉक है ना, वो तो उपलब्ध है, लेकिन परिवारों के पास उसको खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। इसका आंसर रहेगा ये। फिर हम ऑप्शन देख लेते हैं कि बी है, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है, परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है, ऐसा नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है, ऐसा भी नहीं है। खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की समर्थ नहीं है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीडीएस के संबंध में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेख एवं परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992 से 93 से वर्ष 1998 से 1999 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि हुई है। वो वृद्धि कितनी हुई है? तो वो हुई है 3 गुने से अधिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश अगर विश्व में देखा जाए तो वो कौन है? वो है चीन। 2015 से 16 में भारत में निर्यातित प्याज की मात्रा थी लगभग। 2015-16 में निर्यातित प्याज की मात्रा कितनी थी? कितना प्याज निर्यात किया जाता था? तो कितना किया जाता था? वो किया जाता था 12 लाख टन। ठीक है। अगर 21 और 22 में अगर हम देखें तो वो कितना है? 21-22 में हम देखेंगे तो 15,37,496 मीट्रिक टन है, जिसका मूल्य 34 लाख 3,43,216 है और लाख रुपए है। फिर है, काशी लालिमा निम्न में से किस फसल की प्रजाति? काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? तो वो है भिंडी की। फिर हमें सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। आम आम कहाँ है? सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। लीची अगर देखेंगे तो बिहार, नारियल केरल और सेब हम देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है कि रबड़ और देश दिए गए, मतलब फसल और देश दिए गए हैं। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो कौन सा है? तो वो है थाईलैंड। कहवा का हम देखेंगे तो यहाँ मंगोलिया नहीं है, कहवा का आएगा ब्राजील। फिर जैतून का स्पेन है और गन्ना का ब्राजील है। इसमें हमें देखना था कि सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो इसमें कहवा सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसमें मंगोलिया दिया हुआ है, और सबसे बड़ा अगर उत्पादक हम देखेंगे तो ब्राजील देश है। ठीक है। फिर है, हमें क्या करना है कि निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों को उनके कॉफी उत्पादन को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में करना है, तो 2016 के अकॉर्डिंग करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कोलंबिया, ब्राजील, वियतनाम और इंडोनेशिया दिए गए। तो सबसे ज़्यादा क्योंकि अवरोही क्रम में देखना सबसे पहले सबसे ज़्यादा आएगा, तो इसमें आ जाएगा ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है। फिर आ जाएगा हमारा वियतनाम, फिर आ जाएगा कोलंबिया और फिर आ जाएगा इंडोनेशिया। फिर भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य, तो वो हमारा रहेगा कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा है, 2015 से 16 में भारत में निर्यातित प्याज की मात्रा थी लगभग कितनी थी? तो वो थी हमारी 12 लाख टन। फिर है काशी लालिमा, अच्छा ये तो हमने कर लिया। ओके ओके, इधर आना था। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य हमारा था कर्नाटक। और अब हम इधर आते हैं, भारत में कृषि जिन्सों की निर्यात की श्रेणी है। कृषि जिन्सों यानी कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? परंपरागत निर्यात वस्तु या अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, सभी की सभी। देखो, वर्तमान में भारतीय निर्यात को मोटे तौर पर 4 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? कृषि और संबंधित उत्पाद, जिसमें काफी, चाय, खली, गरम मसाले, सूखे मेवे, फल, सब्जियां आदि हैं। एस्को और खनिजों में मैग्नीज, आवश्यक अभ्रक, कच्चा लोहा आदि हैं। इंजीनियर वस्तुएं, निर्मित वस्तुओं में सूती वस्त्र, सिले सिलाई वस्त्र, पटसन की वस्तुएं, चमड़े के सामान आदि। नेक्स्ट, खनिज ईंधन और लुब्रिकेंट्स आदि। भारत ने धीरे धीरे स्वतंत्रता पूर्व परंपरागत उत्पाद निर्यात करने वाले देशों से वर्तमान में गैर परंपरागत उत्पादित वस्तुओं के निर्यातक के रूप में स्वयं को परिवर्तित कर लिया है। फिर भी परंपरागत वस्तुओं का अभी भी निर्यात हो रहा है, लेकिन गैर परंपरागत वस्तुओं की तुलना से कम। नेक्स्ट है, भारत द्वारा आयातित
कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा? किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात किसका रहा है? अधिकतम आयात देखना हमें भारत में किसका हुआ है? तो वो हुआ है वनस्पति और तेल का। किसका? वनस्पति तेल का। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में वनस्पति तेल का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था? 2015 और 16 में अगर देखें तो सर्वाधिक आयात किसका किया गया था? तो वो किया गया था मैसूर का। ठीक है। अगर हम 2020 और 21 में अगर हम देखेंगे तो किसका किया गया था? सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो 2021 और 20 में भी यही है, 21 20 और 21 में भी यही है। देखो, दाल के संदर्भ में भारत में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है 7 मार्च 2021 तक। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो वो है बासमती चावल। विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, यानी सबसे ज्यादा विदेशों में किसका निर्यात किया जाता है हमारे देश से? तो वो है बासमती चावल का। फिर निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो वही आ जाएगा, कौन सा? चावल। मूल्य के संदर्भ में 1997 से 98 और 2020 तक की 3 वर्ष की अवधि के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस एक वस्तु का अधिकतम कृषि निर्यात किया गया था? अधिकतम कृषि निर्यात किसका किया गया? समुद्री उत्पाद का किया गया था। फिर वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो इसमें भारत की हिस्सेदारी 3% थी। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है? तो वो है अल्फांसो। कौन सी है? अल्फांसो निर्यात हेतु। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति अल्फांसो है और अल्फांसो है। भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। तो कहाँ पाया जाता है अल्फांसो आम? ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो यही आ जाएगा, कौन सी? अल्फांसो। फिर भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद, यानी आयात कृषि का किया जाता है सर्वाधिक? तो वह खाने योग्य तेल का, यानी कि वनस्पति तेल। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में। फिर सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है। तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो कथन वन है सिर्फ वही सही है। नाइजर की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसके बीजों में जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो 37 से 47% तक पाई जाती है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। शहतूत रेशम का भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वो है कर्नाटक। दोस्तों देखो, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का जो पेपर वो भी कैंसिल हो गया। आरओ एआरओ का पेपर था वो भी री होगा। तो अब हो सकता है यूपी पीसीएस का पेपर है वो भी मतलब टल जाए। तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप बिल्कुल घोट घोट के पी जाओ घटना चक्कर और पूर्वालोकन को। और अभी आपके पास मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर री एग्जाम होने हैं ना। लेकिन अभी चुनाव भी होने हैं तो अभी एग्जाम होंगे नहीं। तो आपको क्या है, आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना है। ये जो टाइम मिला हुआ है ना आपको, इसमें आपको फुल तैयारी करनी है। और जिन लोगों के पास पूर्वावलोकन घटना चक्र नहीं है, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज़ करवा रही हूँ और मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करूँगी। एक टॉपिक से अगर 100 क्वेश्चन बने हैं ना, मैंने 100 के 100 क्वेश्चन इस टॉपिक में लिए हुए हैं उस क्लास में। ठीक है? तो आपको कंटिन्यू क्लास को देखते रहना है। बस मैं आपको पूरी पूर्वावलोकन, आप चाहे बुक उठा के देख लेना, पूरी मैच हो जाएगी। मैंने पूरी पूर्वावलोकन से जो है सीरीज ये शुरू की हुई है। मैंने बिल्कुल शुरू से शुरू किया, बेसिक से शुरू किया। बिल्कुल फ्रंट पेज से शुरू किया है मैंने और लास्ट तक मैं आपको करवाऊँगी। ये मेरी गारंटी है कि 2 महीने के अंदर-अंदर मैं सभी सब्जेक्ट की पूर्वावलोकन आपको, जैसे कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, चारों सब्जेक्ट की मैं आपको ज़रूर 2 महीने के अंदर-अंदर करवा दूँगी। तो आप बस क्लास में बने रहना है और रिवाइज़ करते रहना है। अगर आपने इनको कर लिया ना तो ये लगा लो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ताकि भाई मैं भी मोटिवेट रहूँ, मैं भी वीडियो डालती रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम चलते हैं 69 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है।
सही बात है कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम के सभी 5 प्रकार, कितने प्रकार का रेशम? 5, और 5 प्रकार के रेशम का उत्पादन करने वाला सिर्फ़ भारत ही ऐसा देश है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो आ जाएगा कौन? चीन। सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, लेकिन 5 की 5 जो इसकी किस्म है, 5 की 5 किस्मों का उत्पादन करने वाला भारत है। निम्न में से कौन-सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता कौन-सा है? मतलब किस रास्ते से हम जो है उत्पादकता बढ़ा सकते हैं? तो कुशल सिंचाई से भी बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता युक्त बीज से भी बढ़ा सकते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करके बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करके। तो एक से अधिक इसमें आंसर रहेगा ई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्न उत्पादकता का कारण क्या नहीं है? सहकारी कृषि, बिल्कुल, सहकारी कृषि ही इसका निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? भारत में जो कृषि का महत्व है, उसके किस योगदान से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार से, और औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, और फिर खाद्यान्न आपूर्ति से। उपयुक्त सभी से, इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक संकेतक और कृषि उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सम्मिलित हैं? सभी संख्याएं पूर्णांकित हैं। जैसे जीडीपी प्रति व्यक्ति, आय वर्तमान मूल्य कितना है? 37,000 रुपए। फिर चावल 180 मिलियन टन, गेहूं 75 मिलियन टन। जो चावल का डाटा है ना, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। इसमें जीडीपी प्रति व्यक्ति, आय और गेहूं, ये वाला डाटा सही है। आंसर हमारा रहेगा 1 और 3 यानी कि डी। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। कृषि आयकर किस पर लगाया जा सकता है? तो कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो कृषि आयकर लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। फिर भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? अगर हम 22-23 की बात करें तो 55% लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। कहाँ पर नियोजित है? तो वो है कृषि क्षेत्र में। फिर भारत के श्रमिक बल में प्रायः कितने प्रतिशत अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर है? भारत के श्रमिक बल में तो कितने प्रतिशत है? वो है 65%, यानी 65%। फिर निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार एक नकदी फसल नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब क्या होता है कि मतलब नकदी फसल कौन सी होती है जिसके हमें विक्रय के बदले हमें पैसे मिलते हैं। तो ज्वार क्या है? ज्वार तो मतलब जो किसान होते हैं वो पशुओं को चारा डालने में भी काम आती है, तो इसके बदले उनको पैसे नहीं मिलते, तो इसलिए नकदी फसल नहीं है। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है कृषि निर्यात का संवर्धन। फिर उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। कब की गई थी किसान बही योजना? हमने पहले भी किया है क्वेश्चन, ये 1992 में की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन से सही नहीं है, वो बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? यह वर्ष 2007 से 8 में लागू की गई थी, बिल्कुल सही बात है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 से 8 में ही लागू की गई थी। इस हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25 करोड़ रुपए व्यय करने का विचार है, ये भी सही है। और फिर है इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 80% ग्रांट के रूप में प्राप्त होगी, ये गलत है, क्योंकि 80% नहीं है, अब इसमें 100% हो गया है, ठीक है। फिर योजना के अंतर्गत खाद्य फसलों का एकीकृत विकास, कृषि का अभियंत्रीकरण, वर्षा पर आधारित कृषि आदि कार्य सम्मिलित है, ये सही है। इसमें गलत क्या है? गलत है इसमें सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्न में से कौन सी व्यवस्था सही नहीं है? तो राज्य 0% और केंद्र 100%, यही सही नहीं है, क्योंकि राज्य इसमें कितना था उस टाइम पे? 2010 की बात हो रही है, तो इसमें था 80%, ठीक है। हाँ, सही नहीं, व्यवस्था सही है। एक मिनट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निम्न में से कौन सी
व्यवस्था से कौन-सी वित्त व्यवस्था सही है? ये सही है, इसमें यही सही है, राज्य वाली और केंद्र वाली। देखो इसमें कहा कि राज्य 0% और केंद्र 100% और 2010 की ये बात है, ठीक है? देखो केंद्र 100% और इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि इस योजना के अंदर राज्यों के 80% ये गलत था, इसमें गलत था 80%, क्योंकि सही आंसर इसका क्या था? आप यहाँ डिटेल में देखिए, यहाँ देखो 100%। जो केंद्र की सहायता है वो 100% हो गई है, तो इसमें बिल्कुल सही दिया हुआ है कि केंद्र 100% और राज्यों को जो 0% कर दिया गया। 2008 से पहले क्या था कि राज्यों के पास 20% था, केंद्र के पास 80% था। अब इसको है केंद्र को 100 कर दिया गया, राज्यों को 0 कर दिया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसको शामिल नहीं किया गया है? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, इसको नहीं किया गया है। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, इसको भी नहीं किया गया है। कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि अभियंत्र, इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007 से संचालित है। इस योजना के तहत कृषि संबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत क्रॉप हसबेंड्री, जिसमें हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, कृषि शोध था, शिक्षा, कृषि अभियंत्रण, कृषि विपणन, खाद्य भंडारण, मृदा जल संरक्षण, कृषि वित्तीय संस्थाएं तथा कृषि कार्यक्रम में सहकारिता शामिल है। तो ये ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कुछ भी शामिल नहीं है। फिर पी सेनगुप्ता और जी सदाशिवक ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बाँटा था? कितने कृषि लघु क्षेत्रों में बाँटा था? तो 60 कृषि लघु क्षेत्रों में बाँटा था। फिर 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था, वह संख्या क्या थी? तो वह संख्या कितनी थी? वो थी 15। ये किसने बाँटा था? 8वीं पंचवर्षीय या 8वीं योजना के पंचवर्षीय योजना थी जो उसके अंतर्गत और योजना आयोग ने बाँटा था। और इसको पी सेनगुप्ता और जी सदाशिवक ने बाँटा था और 60 भागों में बाँटा था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ था? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, तो ये हुआ था हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वो आरंभ किया गया था मई 2005 में। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है वो कौन सा राज्य है? तो वो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश। और क्वेश्चन अभी इसके रहते हैं 70 से 75, वो अभी मैं सेकंड पार्ट में डाल दूंगी, जस्ट अभी सेकंड पार्ट में, ठीक है? जब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जस्ट इसके बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ और उसमें आगे के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है?